सोचें अगर जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर समंदर में गिर जाए और 100 फीट ऊंची लहरें पूरे शहरों को धो डालें, या एक सुपर वॉल्केनो का धमाका दुनिया के टेम्परेचर को इतना गिरा दे कि हम एक नई आइस एज में चले जाएं, या फिर बर्फ के नीचे दबा एक जहरीला मॉन्स्टर जाग उठे जिसकी गर्मी से दुनिया का हर कोना तबाह हो जाए। ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं, बल्कि नेचुरल थ्रेट्स हैं जो इंसानी जिंदगी को एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अर्थ पर ही मौजूद 4 सोए हुए नेचुरल डिजास्टर्स की जो दुनिया को तबाह करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। साइंटिस्ट्स के हिसाब से इन नेचुरल डिजास्टर्स का आना तो कंफर्म्ड है, लेकिन आखिर कब? सबसे पहले बात करते हैं डूम्सडे ग्लेशियर की। वैसे तो इसका नाम थ्वेट्स ग्लेशियर है, लेकिन इसे डूम्सडे ग्लेशियर क्यों कहा जाता है ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। ये तो हम सब जानते हैं कि समंदर का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इंसानों के लिए नए मसले खड़े हो रहे हैं, पर आने वाले चैलेंजेस कितने बड़े होंगे और हमारे पास कितना वक्त बचा है, ये सब डिपेंड करता है इसी डूम्सडे ग्लेशियर पर। एंटार्क्टिका के वेस्ट में मौजूद ये ग्लेशियर कई मकामात पर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा हो जाता है, यानी जितनी ऊंचाई बुर्ज खलीफा की है उससे भी ज्यादा गहरा होने के साथ साथ ये 120 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का सबसे चौड़ा ग्लेशियर भी बनाता है। 1,92,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ ये ग्लेशियर इतना बड़ा है कि इसके अंदर 318 मुंबई जैसे या फिर कराची जैसे 50 शहर फिट आ सकते हैं। पिछले कई सालों से ये ग्लेशियर पूरे एंटार्क्टिका के मुकाबले में बहुत तेजी से पिघल रहा है, जो अभी तक समंदर के लेवल में 4% का इजाफा कर चुका है। पर सबसे खतरनाक चीज इसकी लोकेशन है। थ्वेट्स ग्लेशियर पूरी वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट का है तो एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन इसके पिघलने से इस पूरी आइस शीट के पिघलने का खतरा जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले सालों में समंदरों का लेवल 3 मीटर या लगभग 10 फीट तक बढ़ सकता है। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि थ्वेट्स ग्लेशियर वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट के ठीक बीच में मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट का सारा दारोमदार थ्वेट्स ग्लेशियर पर है। अगर इसको पिघलने से रोका नहीं गया तो ये पूरे वेस्ट एंटार्क्टिका को गर्क कर देगा, जिसकी वजह से साहिल पर मौजूद शहरों पर समंदर के पानी का राज होगा। इन शहरों में मुंबई, न्यूयॉर्क, जकार्ता, बैंकॉक और ढाका जैसे शहरों के नाम सबसे ऊपर आते हैं। इस एनिमेशन में देखा जाए तो ये है एंटार्क्टिक आइस शीट। ये बीच से काफी गहरी है क्योंकि सदियों से पड़ने वाली बर्फबारी इसे बीच से मोटा करती आई है। जैसे जैसे ये बीच से मोटी होती जा रही है, वैसे वैसे वजन की वजह से ग्लेशियर्स बाहर एंटार्क्टिक ओशन की तरफ निकल रहे हैं। बाहर निकलते हुए ग्लेशियर्स जिनके नीचे पानी होता है, इनको आइस शेल्फ कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पानी और हवा दोनों को ही गर्म कर रही है, जिसकी वजह से ये दोनों साइड्स के आइस शेल्फ भी मेल्ट हो रहे हैं, पर अलग अलग रफ्तार से। क्योंकि एंटार्क्टिका के ईस्ट में जमीन का लेवल ओशन से ऊपर है, इसी वजह से यहाँ पानी ग्लेशियर्स तक नहीं पहुँच पाता और यहाँ बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघलती है। लेकिन वेस्ट एंटार्क्टिका अलग है। इसका ज्यादा हिस्सा समंदर की सतह से नीचे है। इसका मतलब ये है कि पानी इसके नीचे जाकर इसे मजीद कमजोर करके इसे तेजी से पिघला सकता है। यही वजह है कि वेस्ट एंटार्क्टिका को क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया का सबसे अहम बर्फ का हिस्सा माना जाता है। सही तरह समझने के लिए एंटार्क्टिका के नीचे जमीन के सर्वे मैप को देखें। इसके ईस्ट में जमीन समंदर के लेवल से ऊंची है, जिसको लाल और पीले रंग से दिखाया गया है, जबकि इसके वेस्ट में जहां जमीन ब्लू रंग से दिखाई गई है, ये सारी समंदर के लेवल से नीचे है। खास तौर पर ये डार्क ब्लू हिस्सा तो सबसे नीचे है और यहीं पर है डूम्सडे ग्लेशियर। फिलहाल ये आइस शेल्फ पानी के ऊपर लटक रहा है, जबकि इसके नीचे ओशन का पानी इसे खोखला कर चुका है। हर गुजरते साल इसके टुकड़े टूटकर ओशन में मिक्स हो जाते हैं और ओशन का पानी इसे नीचे से मजीद खोखला करता जा रहा है। 1992 से लेकर अभी तक की बात की जाए तो इस दौरान ओशन का पानी इसे 14 किलोमीटर अंदर तक खोखला कर चुका है। अगर इसी स्पीड से मामला चलता रहा तो अनकरीब ये पूरा ग्लेशियर टूटकर एंटार्क्टिक ओशन में गिर जाएगा।
थोएट्स ग्लेशियर जो पिछले 30 सालों में पहले ही समंदर का लेवल 4% तक बढ़ा चुका है, पूरा पिघलने की सूरत में ये तमाम ओशंस का लेवल आधे मीटर तक बढ़ा देगा। ये वक्त शायद ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि रिसर्चर्स डूम्सडे ग्लेशियर में पहले ही एक बहुत बड़ा क्रैक ढूंढ चुके हैं, जिसको रोकना अब किसी के बस की बात नहीं। सवाल ये नहीं है कि थोएट्स ग्लेशियर टूटेगा या नहीं, बल्कि सवाल है कि कब। और जैसा कि आपने पहले जाना, ये चीज एक बहुत बड़ी तबाही को दावत दे सकती है, वेस्ट एंटार्क्टिकन आइस शीट। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा होने के बाद इस आइस शीट में भी मेल्टिंग का प्रोसेस ट्रिगर हो जाए, जो ओशन के लेवल को 3 मीटर तक बढ़ा देगा। ऐसा होने की सूरत में कोस्टल सिटीज को अचानक खाली करना पड़ेगा। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के सर्वे के मुताबिक जो शहर इसकी जद में आएंगे, वहां फिलहाल 1 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। वो सारे लोग जब ऊंचे इलाकों में जाएंगे तो पूरी दुनिया का इकोनॉमिक डिसबैलेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूरी दुनिया के मौसम में तेजी से बदलाव देखा जाएगा, जिसमें खतरनाक सुनामी, हरिकेन्स और फ्लड्स बहुत आम हो जाएंगे। अब बात करते हैं येलोस्टोन सुपर वोल्केनो की। येलोस्टोन सुपर वोल्केनो अमेरिका के वायोमिंग स्टेट में येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर है। ये एक एक्टिव वोल्केनो सिस्टम है जो दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक सुपर वोल्केनोज में से एक है। येलोस्टोन सिर्फ एक छोटा सा पहाड़ नहीं है जो फट सकता है, ये एक सुपर वोल्केनो है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मैग्मा यानी पिघला हुआ पत्थर भरा है। अगर ये फट जाए तो इसके असरात सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को तबाही का सामना करना पड़ेगा। येलोस्टोन एक बड़े कैल्डेरा के अंदर है जो लगभग 70 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा है। इसका मतलब है कि ये एक जायंट क्रेटर जैसा है जो पुरानी वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद बना था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सुपर वॉल्केनो हर 6 से 7 लाख सालों में एक बार फटता है। आखिरी बार ये तकरीबन 6,40,000 साल पहले फटा था, और उससे पहले 13 लाख साल और उससे पहले 21 लाख साल पहले बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। इसके पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि येलोस्टोन सुपर वोल्केनो अगले 60,000 सालों में किसी भी वक्त फट सकता है। अगर येलोस्टोन सुपर वोल्केनो फट जाए तो इसका असर सिर्फ एक देश तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये पूरी दुनिया को आसानी से अपनी लपेट में ले सकता है। ये अपने 1000 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद किसी भी शहर को एक ही झटके में तबाह कर देगा। धमाके की वजह से ये हवा में वॉल्केनिक ऐश और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस छोड़ेगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का क्लाइमेट बदल जाएगा। राख के बादल इतने घने होंगे कि अगले कई सालों तक सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ सकेगी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर गिर जाएगा। इस फिनोमेनन को वॉल्केनिक विंटर कहते हैं। फसलें उगना बंद हो जाएंगी और दुनिया भर में खाने पीने की शॉर्टेज हो जाएगी। जो लोग बच भी गए तो उनमें बीमारियां फूट पड़ेंगी। एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से बारिश पानी की सूरत में नहीं बल्कि तेजाब की सूरत में होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर येलोस्टोन आज ही फट जाए तो दुनिया की कम से कम 70% पॉपुलेशन खत्म हो सकती है। अब बारी आती है कुम्ब्रे विएहा वोल्केनो की। अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट से 700 मील दूर स्पेन के कैनरी आइलैंड्स हैं। यहाँ पर ला पाल्मा नामी ये आइलैंड 40 लाख साल पहले कुम्ब्रे विएहा वोल्केनो की वजह से वजूद में आया था। ये वोल्केनो आज भी एक्टिव है और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पिछले 60 सालों के दौरान यहाँ वोल्केनिक इरप्शंस ने इस आइलैंड में एक फॉल्ट लाइन, एक क्रैक बना दिया है, जिसको गूगल अर्थ में भी देखा जा सकता है। ये क्रैक समंदर से 6000 फीट ऊपर मौजूद है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर एक बड़ी इरप्शन हुई तो लावा निकलने से जो नुकसान होगा वो तो एक तरफ, लेकिन आइलैंड का एक बड़ा हिस्सा समंदर में गिर सकता है। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि फॉल्ट लाइन पूरी तरह क्रैक करने की सूरत में लगभग 500 अरब टन वजनी पत्थर 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्लाइड करते हुए समंदर में गिरेंगे। इस लैंडस्लाइड की वजह से करीब 1 किलोमीटर तक समंदर का पानी उछल कर गिरेगा, जिससे शुरू होगा सुनामी का एक ऐसा सिलसिला जो दुनिया के कोने कोने तक अपना असर छोड़ेगा। एक्सपर्ट्स ने इसे मेगा सुनामी का नाम दिया है। ये लहरें समंदर की हर डायरेक्शन में 4000 मील तक ट्रेवल करेंगी,
जिसमें यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका बुरी तरह असर अंदाज होंगे। 100 फीट से भी ज्यादा बड़ी लहरें समंदर तो समंदर, कोस्टल सिटीज में भी काफी अंदर तक सारा निजाम धर्म भरम कर देंगी। ला पाल्मा का वोल्केनो एक टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है और इसका असर सिर्फ कैनरी आइलैंड्स तक नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया ही इसकी जद में आ सकती है। पर क्योंकि इस स्लाइड का झुकाव वेस्ट की तरफ है तो ऐसा समझा जा रहा है कि अमेरिका का ईस्ट कोस्ट जहां मियामी और ऑरलैंडो हैं वहां पर इसका असर सबसे ज्यादा होगा और अगर वक्त पर शहर खाली नहीं हुए तो मेगा सुनामी लाखों जाने ले सकता है। और अब आखिर में बात करते हैं परमाफ्रॉस्ट की। हमारी दुनिया का 11% हिस्सा परमाफ्रॉस्ट ग्राउंड है, यानी जमीन का वो हिस्सा जिसका टेम्परेचर साल के 12 महीने 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। परमाफ्रॉस्ट ज्यादातर पोलर रीजन्स में पाया जाता है, जिसमें आधा कनाडा, 2/3 रशिया और तिब्बतन प्लेटू शामिल हैं। इनमें ज्यादातर परमाफ्रॉस्ट पिछले लाखों सालों से इसी कंडीशन में था, पर अब नहीं। परमाफ्रॉस्ट की लेयर के ऊपर एक एक्टिव लेयर होती है जो सर्दियों में जम जाती है लेकिन गर्मियों में वापस पिघल जाती है। इस लेयर के नीचे परमाफ्रॉस्ट की लेयर पूरा साल ही 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहती है। इसकी वजह से परमाफ्रॉस्ट एक डीप फ्रीजर की तरह काम करता है। करोड़ों सालों से पेड़ पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस परमाफ्रॉस्ट में फ्रीज होकर प्रिजर्व रहते हैं, जिनका डीकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू ही नहीं होता। पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल परमाफ्रॉस्ट की एक्टिव लेयर ज्यादा गहरी होती जा रही है और हजारों साल पुराने जानवर अपनी मौत के वक्त जैसे थे उसी हालत में यहाँ से उभर रहे हैं। जब परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो उसमें मौजूद ऑर्गेनिक मैटर गलना शुरू होता है, उनको बैक्टीरिया खाने लगते हैं और मीथेन गैस रिलीज करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज दुनिया में जितनी भी पॉल्यूशन है परमाफ्रॉस्ट में उससे 4 गुना ज्यादा कार्बन फंसा हुआ है और ये आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर में फैल रहा है। इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जब माहौल में आएंगी तो दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। ग्लेशियर्स के पिघलने से दुनिया में ताज़ा पानी की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, समंदरों का लेवल 5 मीटर तक बढ़ जाएगा और ऐसी मौसमियाती तब्दीली देखने को मिलेगी जिसमें इक्वेटर के करीब इंसानों का बसना नामुमकिन हो जाएगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि परमाफ्रॉस्ट का पिघलना फ्यूचर में आने वाली तबाही है, पर असल में इस तबाही का आगाज ऑलरेडी हो चुका है। हर साल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में परमाफ्रॉस्ट की एक्टिव लेयर मोटी से मोटी होती जा रही है। साइबेरिया में इसका जीता जागता सबूत ये बटागाइका क्रेटर है जो परमाफ्रॉस्ट के पिघलने और जमीन के अंदर धंसने की वजह से बना और अब हर साल बड़ा होता जा रहा है। अगर परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का प्रोसेस इसी तरह चलता रहा, जिसको रोकना किसी के हाथ में नहीं, तो खींच खींच के अगले 50 से 70 सालों में दुनिया की 70% परमाफ्रॉस्ट पिघल जाएगी। अगर फॉसिल फ्यूल्स को आज ही खत्म कर भी दिया जाए फिर भी परमाफ्रॉस्ट को पिघलने से रोकना नामुमकिन है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।